हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज बीएससी नर्सिंग में। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, बिहार सीएचओ संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आने से लेकर के स्टेट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे ज्वाइनिंग तक का सारा स्टेप हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही हम लोग जानेंगे बिहार सीएचओ का बेसिक सैलरी कितना होता है, इंसेंटिव कितना दिया जाता है, कैसे कैसे इंसेंटिव्स मिलते हैं, इन सारी चीज़ों की भी बात करेंगे। ईपीएफ कितना कटता है और इन हैंड आपके हाथ में पर मंथ कितना सैलरी आने वाला है, इसकी भी जानकारी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, आप तक शेयर करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और डाउट रहता है लोगों को कि क्या लैपटॉप दिया जाएगा हमको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे काम करने के लिए कि नहीं, इसके भी हम आज डाउट क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप चाहे आपके अगर टाइम नहीं है आपके पास, तो आप वीडियो को 2x में 1.5x में करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट वीडियो को देखना नेसेसरी है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अपने जो भी क्वालिफाइड लोग हैं, जो भी आपके मित्र हैं, गण हैं, जो भी आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, उन तक आप इस वीडियो को भेजने का कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक भी कर देना होगा आपको, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आप तक सारी जानकारी हर एक चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो बीटीएससी स्टाफ नर्स से रिलेटेड हो या सीएचओ से रिलेटेड हो, हर एक जानकारी लाने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना समय को वेस्ट किए कि किन किन स्टेप से हमको गुजरना होगा जब हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया। अभी आज ही बीटीएससी की तरफ स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से एक डिसक्वालीफाइड लोगों का लिस्ट जारी किया गया है। उसमें सारा चीज़ मेंशन किया गया है कि आपका क्यों डिसक्वालीफाइड किया गया है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं था जिसके कारण आपको डिसक्वालीफाइड किया गया है। लेकिन अभी भी जो डिसक्वालीफाइड लोग हैं, अगर उनको लगता है कि हम सारे डॉक्यूमेंट जमा किए थे, तो आप अभी 10 नवंबर तक आप जाकर के अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। खुद से जाना है आपको स्टेट हेल्थ सोसाइटी पटना और वहाँ जाकर के आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, ताकि आपका भी सिलेक्शन में नाम आ सके। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, जिस पे हम लोग थंबनेल देख रहे हैं उसी के बारे में अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। इसके लिए मैं चलता हूँ एक प्लेन पेज पे, जहाँ पे हम सारा चीज़ें बारीकी से देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग आ गए हैं प्लेन पेज पे और यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ों को बारीकी से देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग स्टेप को फुलफिल करेंगे, कौन कौन से स्टेप से हमको गुजरना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल जो हमारा मेरिट लिस्ट आएगा उसकी हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है सीएचओ का, वो करीब 15 से 20 सितंबर के आसपास में आने वाला है। 15 से 20 सितंबर 10 तक ऑब्जेक्शन रेज करने का हमको मौका दिया गया है, 10 सितंबर तक। और 10 सितंबर के बाद 15 से 20 सितंबर के बीच में हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आ जाएगा। ऐसा इन्फॉर्मेशन स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से हमको सुनने को मिल रहा है कि 20 तक आपको एनी हाउ आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आपके हाथों में होगा, आपका अलॉटमेंट लेटर भी आपके साथ होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा चीज़ कहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ है, कहाँ पे हमको कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है, कौन से पीएससी के अंदर में होता है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि ज़्यादातर जो आपका जो फर्स्ट चॉइस था, 3 डिस्ट्रिक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान में पूछा गया था, उसमें जो आपका फर्स्ट, जाहिर सी बात है आप जो होम डिस्ट्रिक्ट है आपका, आप उसी को फर्स्ट चॉइस किए होंगे, या जो भी आप चॉइस किए होंगे फर्स्ट चॉइस, आपको ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट या आपका जो फर्स्ट चॉइस था उस चॉइस को आपको अलॉट किया जाए। तो ये डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई। दूसरे की बात हम लोग करते हैं क्या कि आपका पीएससी कौन सा होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर कौन सा होगा जिसके अंदर में आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो सिचुएटेड है। तो ये अब आपको बताया जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि उस पीएससी के अंदर के कौन सा आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इन सारा चीज़ आपको मेरिट लिस्ट के साथ साथ आपका अलॉटमेंट लेटर देगा, जिसमें सारा चीज़ों को बताया जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है,
उसके साथ साथ कौन से पीएचसी है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कौन सा पीएचसी है, उसके साथ साथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कौन सा है। इन सारी चीज़ों को आपको अलॉटमेंट लेटर में मेंशन रहेगा। तो आप घबराएं नहीं, जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उसमें सारा चीज़ें आपको मेंशन रहेंगी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा पीएचसी है और कौन सा आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अलॉट किया गया है। उसके अनुसार आप अपना काम करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि जब आपका अलॉटमेंट लेटर भी आपको आ गया तो अब आपको कौन कौन से स्टेप्स से गुजरने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स आपका क्या है, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप्स तो सबसे पहले जैसे ही आपका अलॉटमेंट आएगा और जो आपका लिस्टिंग रहेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे पहले आपको DHS में जा करके आपको रिपोर्ट करना होगा, वहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेना होगा। DHS का फुल फॉर्म क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, हिंदी में बात करें तो जिला स्वास्थ्य समिति। यहाँ जाकर के आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग लेना होगा, सारा डॉक्यूमेंट देना होगा और डॉक्यूमेंट के साथ आपको ज्वाइनिंग लेना होगा। जो भी वहाँ पे ज्वाइनिंग का फॉर्म भराएगा वो सारी चीज़ों को वहाँ पे भरना होगा, सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में हमारा क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम लोग बात करें तो हम उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो भी आपका पीएचसी अलॉट होगा उस पीएचसी लेवल पे जा कर के आपको ज्वाइनिंग लेना होगा। सबसे पहला काम था हमारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जाना, जिला स्वास्थ्य समिति में जाकर के आपको सारा डॉक्यूमेंट के साथ जो भी वहाँ ज्वाइनिंग का फॉर्म भराएगा उसको भर करके आपको वहाँ ज्वाइन करना होगा। उसके बाद आपको सेकेंड काम करना है कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कौन सा पीएचसी अलॉटेड है आपके लिए, वहाँ जा कर के आपको सारा डॉक्यूमेंट्स, सारा क्राइटेरिया इसको फुलफिल करना होगा और ज्वाइनिंग करना होगा। अब आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में जाकर के ज्वाइनिंग कर लिए, वहाँ से उसके बाद आप पीएचसी गए, पीएचसी लेवल पे जाकर ज्वाइनिंग फॉर्म और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सारा चीज़ सबमिट करके आप वहाँ ज्वाइनिंग कर लिए। तीसरा जो स्टेप आपका आएगा वो आपका आएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, जो जहाँ पे आपका ड्यूटी लगने वाला है, जहाँ पे आपको फाइनली अलॉट किया गया है कि आप इस स्टेट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आप ज्वाइनिंग करेंगे, तो आप वहाँ जा कर के फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 स्टेप से आपको गुजरना ही होगा। दूसरी बात हम लोग ये भी जान लें कि सैलरी कहाँ से बनता है। हम लोग का जो CHO बनेंगे, बिहार का जो CHO बनने वाले हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है, उनका सैलरी जो है वो कहाँ से बनने वाला है। तो सैलरी जब भी बनता है वो पीएचसी लेवल से बनता है। आपका पीएचसी लेवल से ही सैलरी बनता है। इसीलिए आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद सीधा आपको कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा पीएचसी के बाद आपको कहाँ जाना होगा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, ताकि आपका जो भी सैलरी बने, जितना दिन भी आप काम करेंगे अपने सेंटर्स पे, उसका जो सैलरी बनेगा वो आपका पीएचसी से ही बनेगा। इसके लिए घबराए नहीं। और भी जानकारी हम लोग जानते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखना है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो हम लोग ज्वाइनिंग का स्टेप्स बता दिए। स्टेप्स में क्या क्या चीज़ था मोटा मोटी हम लोग एक बार फिर से देख लें। कौन कौन सा स्टेप्स थे। पहला स्टेप्स था कि आपको DHS जाके ज्वाइन करना है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, ये पहला स्टेप था। दूसरा आपका पीएचसी पे, जो पीएचसी आपका अलॉटेड है, पीएचसी लेवल पे जाके ज्वाइनिंग करना है। पीएचसी लेवल पे जाकर के आपको ज्वाइनिंग करना है। और थर्ड वन आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे जाकर आपको ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग कर लिए, सारा ज्वाइनिंग कर लिए। पीएचसी से हमारा सैलरी स्लिप बनेगा, पीएचसी से हमारा सैलरी स्लिप बनेगा। उसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इसी वीडियो में कि हम लोग का जो पर मंथ सैलरी होने वाला है, बेसिक जो सैलरी है हम लोग का कितना बनने वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सैलरी की बात करते हैं, बेसिक सैलरी। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि पर मंथ जो हम लोग का बेसिक सैलरी है, जो CHO बनने जा रहे हैं,
उनका बेसिक सैलरी कितना है? बेसिक सैलरी है आपका 32K, 32,000 आपका बेसिक सैलरी है। बिहार CHO में आपका जो बेसिक सैलरी है वो आपका 32,000 ही है। उसके साथ साथ आपका जो इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव की बात करें, वो इंसेंटिव आपका हो जाता है 8K, 8,000 के आसपास में। ठीक है, आपका जो सैलरी है इंसेंटिव वो आपका कितना मिलेगा? बेसिक सैलरी आपका 32,000 मिलेगा, इंसेंटिव आपको 8,000। अगर आप बढ़िया से काम करेंगे, सारा क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगे। अब इंसेंटिव मिलने का कौन कौन सा तरीका है उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, कैसे कैसे ये 8,000 दिया जाता है इंसेंटिव के तौर पे, उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग इंसेंटिव फॉर्मेट खोल लेते हैं यहाँ पे। चलिए हम लोग चलते हैं पहले इंसेंटिव फॉर्मेट पे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CHO इंसेंटिव फॉर्मेट, ठीक है, ये हमारा बिहार CHO की बात कर रहे हैं अभी हम। बिहार CHO जिनका वैकेंसी अभी आया हुआ था, जिनका मेरिट लिस्ट आने को है, उनकी बात कर रहे हैं। उनका CHO इंसेंटिव फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे इस PDF में। यहाँ पे आप इस PDF में क्या क्या देख रहे हैं? सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि कौन सा सेंटर पे आपका ज्वाइनिंग है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम जिस पे आपका ज्वाइनिंग होने जा रहा है या हुआ है। दूसरा, आपका नाम क्या है। आप एज अ CHO वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो अपना नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपना ब्लॉक मेंशन करेंगे, जो भी जिस ब्लॉक के अंदर में वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आ रहा है। उसके साथ साथ क्या आएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आ रहा है इसको मेंशन करेंगे। इंसेंटिव रिपोर्ट पर मंथ, अब हम लोग बात कर ले चीज़ों को। तो सबसे पहले इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया हुआ है बहुत सारे कॉलम्स में, असेसमेंट इंडिकेटर दिया हुआ है, टारगेट आपको फुलफिल जो करना है, कैलकुलेटेड एक्चुअल वैल्यूज दिया हुआ है, और उसके साथ साथ क्या 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 दिया हुआ है, इफ परफॉर्मेंस। ठीक है, आपका अगर परफॉर्मेंस 75% जो आपका दिया हुआ है, जितना टारगेट दिया हुआ है उस टारगेट का अगर आप 75% से ज़्यादा काम करते हैं तो इंसेंटिव कितना दिया जाएगा। 75% से ज़्यादा और 100% से कम काम करते हैं, कम काम करते हैं तो आपको इंसेंटिव कितना दिया जाएगा। और अगर आप 100 में 100% काम करते हैं या 100 से जितना आपको टारगेट दिया गया है उस टारगेट से आप अगर ज़्यादा काम करते हैं तो आपका इंसेंटिव कितना दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या है हमारा, फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ OPD केसेस। आपके अंदर में टोटल एक मंथ में कितने OPD केसेस आए हैं, आप कितने मरीज को एक पूरे मंथ में आप देखे हैं, इसको आपको यहाँ टारगेट दिया हुआ है। 400 मरीज आपको एक मंथ में देखना ही है OPD के अंदर में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर में। उसके साथ साथ अगर आप 400 का अप्रोक्स हम अगर मान लेते हैं 75% या 75% से ज़्यादा, तो 300 या 300 साढ़े 300 के आसपास में आ जाता है। 300 से 400 के बीच में आता है, मतलब ना ही आप 400 फुलफिल किए हो पूरा और ना ही आप 300 से कम किए हो, मतलब आपको 75% से ज़्यादा करना होगा या और 100% से कम करना होगा। तो इस केस में आपका जो इंसेंटिव बनने को जो बनेगा वो आपका कितने बनेगा, OPD केसेस के बेसिस पे 750 रुपया। अगर आप जो काम कर रहे हैं, जो टारगेट दिया हुआ था आपको 400 पेशेंट्स को OPD के अंदर में देखना, अगर उस सारे पेशेंट्स को देख लिया और उससे 400 से ज़्यादा 450, 500 या 420 इस तरह से आप केसेस हैंडल किए एक पूरे मंथ में, तो आपका जो इंसेंटिव बन के आएगा वो कितना बन के आएगा, 1000 बन के आएगा। आपका जो इंसेंटिव बन के आएगा वो आपका 1000 बन करके आएगा। उसके साथ साथ हम लोग और भी चीज़ें देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेलीकंसल्टेशंस। टेलीकंसल्टेशन का मतलब आप सीधा सीधी समझ सकते हैं कि जो केस हो सकता है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस होगा जो आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे मैनेज नहीं कर सकते हैं, जो बीमारी है उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते अपने से, तो उसके लिए एक टेलीकम्युनिकेशंस का व्यवस्था किया जाता है। एक वेबसाइट दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप ऑनलाइन डॉक्टर के कंसल्टेशन के थ्रू आप मरीज को इलाज करवा सकते हैं फ़ोन के थ्रू। ठीक है, तो
इसको बोलते हैं हम लोग टेली कंसल्टेशंस। अब टेली कंसल्टेशन के अंदर में जो हमको टारगेट दिया हुआ है वो 120 का दिया हुआ है। मतलब एक मंथ में जो आपको मरीज को देखना है, जो मरीज को दिखवाना है डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन के थ्रू, तो वो है आपका 120। अगर आप 120 से ज़्यादा कर देते हैं या 120 से कम करते हैं और 120 का जो 75% आएगा उससे ज़्यादा करते हैं, तो आपको जो इंसेंटिव मिलेगा वो आपका होगा 1125 रुपया। अगर आप 120 का टारगेट था पूरे मंथ में, अब 120 या 120 से ज़्यादा कर दिए तो आपका इंसेंटिव बन के आएगा वो 1500 रुपया बन के आएगा। अब देख सकते हैं कैसे कैसे मिल रहा है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। डेली रिपोर्ट एंट्री ऑन हेल्थ एंड वेलनेस पोर्टल। आपको डेली का जो पोर्टल पे अपलोड करना है कि डेली आप कितना केसेस देखे, कितना चीज़ें आप कितने मरीज को इलाज किए, वो आपको कम से कम 20 करना है। इस टारगेट को अगर फुलफिल करते हैं पूरे मंथ तो आपको जो सैलरी बन के आएगा, जो इंसेंटिव बन के आएगा आपका 1000 बन के आएगा। अगर आप 20 से भी कम कर रहे हैं पर डे, डेली रिपोर्ट आपको जो एंट्री करना है, आप 20 से भी कम रिपोर्ट एंट्री कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इंसेंटिव के तौर पे 0 मिलेगा। आप अगर 20 या 20 से ज़्यादा करते हैं तो आपको 1000 का इंसेंटिव मिलेगा। उसके साथ साथ आपका क्या है, मंथली सर्विस डिलीवरी एंट्री ऑन SC पोर्टल। एक वेबसाइट दिया हुआ रहता है स्टेट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, उस पे जाकर के आपको सारी चीज़ें एंट्री करना होता है। उसके लिए आपको क्या मिलेगा, इसके लिए भी आपको 1000 का इंसेंटिव मिलेगा। वेलनेस एक्टिविटीज, आप जो भी एक्टिविटी करवा रहे होते हैं, जैसे आप जो भी एक्टिविटी आप करवा रहते हैं, जैसे आप किसी को हेल्थ एजुकेशंस दिए, अगर पेशेंट्स आपके पास आया, आप उसको जो भी आप हेल्थ एजुकेशन दिए, उसके साथ साथ आपको एक फ़ोटो क्लिक करके आपको उसके वेबसाइट पे डालना होता है। और ये आपको कम से कम मंथ में 12 आपको हेल्थ एजुकेशन से या हेल्थ वेलनेस एक्टिविटीज़ करने होंगे। अगर आप 12 एक्टिविटी कर लिए तो भी आपको 1000 का इंसेंटिव मिलेगा। देखिए कैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। आपको इन सारी चीज़ों को फुलफिल किए बिना आप चाहेंगे कि हमको 8000 का जो इंसेंटिव है मिल जाए, तो ये नामुमकिन है। आपको सारी चीज़ों को करना ही होगा। साथ ही साथ अभी एक और रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप इस वीडियो पर अभी तक नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं NCD स्क्रीनिंग। NCD का फुल फॉर्म होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग। आपका जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसका स्क्रीनिंग कम से कम 120 लोगों का स्क्रीनिंग करना है आपको एक मंथ के अंदर में, तब जा कर के आपको जो इंसेंटिव मिलेगा वो 500 मिलेगा। अगर 120 नहीं करते हैं आप, इस 120 का 75% ये से ज़्यादा और 120 से कम करते हैं तो भी जो आपका इंसेंटिव मिलेगा वो आपका कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। उसके साथ साथ टीबी के पेशेंट्स को आपको देखना है। इसमें कोई आपका क्राइटेरिया, कोई टारगेट नहीं दिया गया है, टारगेट वाला कॉलम यहाँ पे खाली है। आप इसमें कम से कम 1 से 2 आप अपने से आप जो सस्पेक्टेड केस होगा टीबी का उसको स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो इंसेंटिव मिलेगा आपका 500 रुपीज़ मिलेगा। मंथली टीम मीटिंग आप जो करते हैं उसका टारगेट है कम से कम आप अपने जो सेंटर है वहाँ पे एक मीटिंग, JAS का मतलब क्या होगा आपका, थोड़ा सा इसको समझ लें हम लोग। JAS का मतलब होता है जन आरोग्य समिति। जो भी वहाँ पे कमिटी हैं आपके, जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे काम कर रहे हैं साथ आपके, चाहे वो आशा हो, ANM हो या आप हो, जो भी वहाँ पे टीम्स काम कर रहे हैं, उनकी एक मीटिंग होना जरूरी है मंथ में। अगर आप एक मीटिंग कम से कम करते हो तो उसके लिए आपका इंसेंटिव 5000 बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ VHSND का फुल फॉर्म क्या होगा, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। कम से कम आपको जो ये पार्टिसिपेटेड और सुपरवाइज्ड, आपको जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल करवाया जाता है या फिर सैनिटेशन से रिलेटेड अगर आशा और जो भी काम कर रहे होते हैं विलेज लेवल पे जाकर के, उनको आप औचक निरीक्षण में आपको कम से कम 2 बार जाना होगा और उसको एक विधिवत फोटो खींचकर वीडियो बना करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जो वेबसाइट्स हैं उस पर आपको अपलोड करने होंगे। कम से कम 2 मंथ में कम से कम 2 बार आपको
सुपरवाइज करने होंगे या पार्टिसिपेट करने होंगे, तो जा कर के आपका जो इंसेंटिव मिलेगा वो 500 रुपीज़ का मिलेगा। उसके साथ साथ अब ये पार्टिसिपेट करने के लिए न्यूट्रिशन विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे में, इन सारी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, इम्यूनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मीटिंग तो करवानी ही होगी। एक कमेटी की गठित होगी, जो आप कमेटी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जो जितने भी टीम हैं उनकी एक कमेटी होती है कि उसमें किनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो कम से कम आपको एक मीटिंग करना होगा मंथ में। तो उसके जब आप एक मीटिंग कर लेंगे तो इंसेंटिव आपका कितना बनेगा, 500 रुपीज़ का बनेगा इंसेंटिव्स। और इस तरह से आप टोटल देख सकते हैं इंसेंटिव्स। अगर आप ये सारा काम का जो भी क्राइटेरियाज थे, सारे टारगेट्स को आप फुलफिल कर लिए तो आपको 8000 रुपीज़ का इंसेंटिव मिलेगा। अन्यथा आप 75% के आसपास में किए हैं सारे काम को, और 75 से ज़्यादा किए हैं और क्या बोलते हैं 100% से कम कर रहे हो, तो आपका जाके इंसेंटिव बहुत कम देखने को मिल रहा है, 3025 रुपया ही देखने को मिल रहा है। तो आपको सारे काम को फुलफिल करना होगा। इसके साथ साथ भी और क्या क्या चीज़ें मिलेगा आपको बिहार में जो मिलता है, वो आपका मोबिलिटी सपोर्ट्स अब नहीं मिलते हैं। तो मैं इस कॉलम को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था वो अब नहीं मिलता है, तो इस चीज़ को मैं इरेज कर दिया। आपको क्या मिलेगा, आपको काम करने के लिए इंटरनेट की तो ज़रूरत होगा, मोबाइल का ज़रूरत होगा, तो उसके लिए आपका जो इंसेंटिव, आपका जो इंटरनेट का जो चार्ज मिलेगा वो 300 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। आपको मोबाइल रिचार्ज करने के लिए या आपका वाईफाई रिचार्ज करने के लिए जो भी आप रिचार्ज कर सकते हो, आप 300 रुपीज़ में आप रिचार्ज करके आप वहाँ पे अच्छे से सुचारू ढंग से आप अपना काम कर सकते हो। ये था कैसे कैसे इंसेंटिव मिलता है। अब फिर से हम लोग चलते हैं उसी प्लेन पेज पे जहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझ रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग मेंशन किए थे क्या, बेसिक सैलरी हमारा 32,000 रुपया है। इंसेंटिव के तौर पे कैसे कैसे मिलेगा 8,000 रुपया, इसके हम लोग अभी थोड़ा सा चर्चा कर लिए इस वीडियो में। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं रिचार्ज का जो पैसा था, इंटरनेट रिचार्ज का, वो 300 रुपीज़ था। अगर हम टोटल इसको कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हमारा आ जाता है सैलरी एक मंथ का बन करके इंसेंटिव के साथ 40,300 रुपया। ये हमारा टोटल सैलरी आ जाता है 40,300 रुपया। लेकिन इसके बाद हमारा जो है ईपीएफ कटता है। ईपीएफ क्या है इसकी भी हम लोग बात करते हैं। ईपीएफ जो कटता है वो 1800 रुपीज़ हमको हमारा ईपीएफ कटेगा। जो भी सीएचओ अधिकारी होंगे उनका ईपीएफ के तौर पे 1800 रुपीज़ कटेंगे। 1800 रुपये आपका ईपीएफ कटेगा। ईपीएफ क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग बात करें। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर हिंदी में इसकी बात कर ले तो क्या होता है, कर्मचारी भविष्य निधि। आपके सैलरी में से कुछ पैसे काट करके आपके भविष्य को, आपको फ्यूचर को सुरक्षित रखा जाता है। और जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो एक मोटा रकम दे करके आपको रिटायर्ड किया जाता है सैलरी से, ताकि आपका जो बाकी का जीवन है, जो आपका रिटायरमेंट के बाद का जीवन है, वो आपका सुचारू रूप से ढंग से चल सके, आप किसी के आगे हाथ ना फैलाए। इसके लिए आपको ईपीएफ काट के लास्ट में दिया जाता है ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सुरक्षित रहे। तो ये होता है ईपीएफ। अब टोटल बात करते हैं हम लोग इसकी। अब हम लोग इसकी थोड़ा सा टोटल बात करते हैं। तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये 1800 रुपया टोटल हमारा सैलरी कितना था। मैं इसको एक फ्रेश पेज पे लिख के चलता हूं आपको। तो टोटल हम लोग देखते हैं, टोटल सैलरी जो बन रहा था एक मंथ का विदाउट ईपीएफ, और टोटल सैलरी कितना बन रहा था विथ इंसेंटिव 40,300 रुपया। 40,300 रुपया टोटल सैलरी बन रहा था, जिसमें से ईपीएफ हमारा कट रहा था कितना, ईपीएफ कट रहा था 1800 रुपया। तो आप 40,000 में से जब 1800 रुपया माइनस करोगे तो टोटल जो आपका इन हैंड सैलरी आएगा पर मंथ, टोटल इन हैंड सैलरी जो पर मंथ होगा, टोटल इन हैंड सैलरी जो पर मंथ होगा वो आपका आएगा 38,500 रुपया। ये आपका इन हैंड पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाला है, ठीक है।
ये हम लोग टोटल अभी तक बात किए कि सैलरी कैसे कैसे हमको मिलेगा एज अ CHO जब हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बहुत लोगों का डाउट होता है कि क्या लैपटॉप दिया जाएगा काम करने के लिए या नहीं दिया जाएगा, या खुद से लैपटॉप ले जाना होगा। तो इसके लिए आपको कुछ अमाउंट्स मिलते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब आप ज्वाइन करेंगे, जब पहली बार आप जाकर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तो उस समय में आपको एक टैबलेट दिया जाएगा, एक टैब दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपको काम करना होगा। अभी शुरुआत में आपको ये लैपटॉप नहीं दिए जाएंगे, लैपटॉप नहीं दिया जाएगा शुरुआत में। आपको टैबलेट वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। उस टैब के माध्यम से आपको काम को करना होगा, जो भी ऑनलाइन की प्रक्रिया होगा, जो भी पोर्टल का काम होगा, उस टैबलेट के माध्यम से करना होगा। हाँ, जब भी आप 6 महीना साल भर पुराना हो जाएंगे तो चीज़ें आपको लैपटॉप के लिए भी पैसे दी जाएंगे, लैपटॉप के लिए भी आपको पैसे दी जाएंगी, ताकि आप लैपटॉप खरीद सको और चीज़ों को अच्छे से आप सुचारू ढंग से काम अपना पोर्टल पे कर सको। तो ये सारा चीज़ था जो आज की वीडियो में हम कवर किए। मेरिट लिस्ट से कैसे मेरिट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हम लोग दूसरा बात किए क्या कि ज्वाइनिंग लेटर, जो ज्वाइनिंग का स्टेप्स होगा वो कैसे कैसे होगा। तो ज्वाइनिंग का स्टेप्स में हम लोग बात किए, क्या क्या बात किए। पहला कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में जाके ज्वाइन करना होगा, उसके बाद PSC लेवल पे ज्वाइन करना होगा, उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जाके ज्वाइन करना होगा। सैलरी स्लिप जो बनेगा वो PSC से बनेगा। ये सारा चीज़ें हम लोग बात कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लिए कि सैलरी जो बनेगा हमारा, वो सैलरी कैसे बनेगा। सैलरी जो हमारा बेसिक सैलरी हम लोग बात किए, क्या बेसिक सैलरी की बात किए कितना, तो ये था हमारा 32,000 बेसिक सैलरी। इंसेंटिव हम लोग देखे कैसे कैसे मिलता है। इंसेंटिव हम लोग देखे 8,000। मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ साथ रिचार्ज के लिए जो पैसे मिलेंगे वो कितना मिलेगा, 300 रुपीज़ मिलेगा। उसके साथ साथ टोटल जो सैलरी बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40,300 रुपया टोटल सैलरी। EPF जो कटेगा वो हमारा 1,800 रुपया EPF कटेगा। और EPF कटने के बाद इन हैंड सैलरी जो आएगा वो कितना आएगा, 38,500 रुपया आएगा। ये सारा हम लोग देखे इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में। तो चलिए अभी हम वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और जो भी अगर अपडेट ऐसा होगा तो मैं आप तक लेकर आऊँगा, चाहे वो CHO से रिलेटेड हो, चाहे आपका BTSC स्टाफ नर्स से रिलेटेड हो या नर्सिंग ट्यूटर से रिलेटेड हो। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।